मेरा नाम क्वेश्चन मेरे दो आपसे सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता मेरा हूँ क्वेश्चन ये है। मेरा सवाल ये है। आज पूछने का दिन है, आपके सवाल हमारे जवाबात, तो पूछें। सर मेरा नाम अदील है, मेरा कराची से ताल्लुक़ है। सर मुझे आपसे सवाल ये करना है कि नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में इमरान खान साहब को मदऊ नहीं किया जाता, लेकिन सर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट आती है और सर उसमें कहते हैं कि वो पुरुम्मीद हैं कि दोनों वज़ीर आज़म की किसी भी फोरम पर मुस्तक़बिल में साइडलाइन मुज़ाकरात या मुलाकात हो सकती है। तो सर ये ज़रूरी है, हमें क्यों इतनी तवक्को, इतनी ख्वाहिश का इज़हार हम क्यों कर रहे हैं मुलाकात के लिए, जब सामने वाला खुद हमसे मुलाकात के लिए जो है ख्वाहिशमंद नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अदील साहब। हमें अपनी आँखों के ऊपर वो पट्टी जो बांधी हुई है वो उतार देनी चाहिए। हमारी उंगलियों में जो खुजली रहती है हर वक्त के, हमने फ़ौरन ट्वीट कर देना है, मुबारकबादियाँ दे दे के हम थक गए हैं। और उनकी तरफ से एक तकरीब में शमूलियत का दावतनामा भी मसूल नहीं हुआ। हिंदुस्तान आपसे मुज़ाकरात करेगा ज़रूर, ये ज़हन में रखिए। वो मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात करेगा अपनी टर्म्स के ऊपर, मुज़ाकरात करेगा अपने ज़ाविये से और उन मौज़ूआत के ऊपर जो उसके ख्याल में सबसे अहम है, जिसको वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कहता है। आपने देख लिया कि बारहा ट्वीट करने के और अपनी तरफ से बेहतरीन जज्बात का इजहार करने के जवाब वहाँ से क्या आया। तो मैं तो ख़ुद समझने से कासिर हूँ कि इमरान खान साहब जो अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ बैठे हुए अपने पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाने से कतराते हैं, जो मुल्क के अंदर सियासतदान मौजूद हैं उनको अपना दुश्मन अव्वल समझते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ बगलगीर होने पर क्यों ज़्यादा इसरार करते हैं। मामला उनकी सियासत और उनकी लेगेसी का नहीं है, मामला उस खजालत का है जिसका हमें बार बार सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान के साथ आप डील करें, उसी लेवल पर डील करें जिस लेवल पर हिंदुस्तान आपके साथ डील करता है। अगर उनके बाजू नहीं अकड़े हुए आपको से बगलगीर होने के लिए, तो आप क्यों मरे चले जाते हैं उनसे बात करने के लिए। तो वज़ीर ख़ारजा ने मिलना है, उनसे मिल लें, सेक्रेटरीज़ ने मिलना है, उनसे मिल लें। और दुनिया भर में इस किस्म के माहौल के अंदर हमेशा से बॉटम अप अप्रोच अपनाई जाती है। जब टॉप के लोग आपस में नहीं मिलना चाह रहे हों, तो आपने अगर स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट करनी है तो इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर कर लें। लेकिन चूँकि हमें शौक़ है हर चीज़ को अपने गिर्द घुमाने का, और इस उम्मीद पर कि हम पता नहीं क्या तारीख़ रकम कर देंगे और मेरी लेगेसी क्या होगी, मेरी वाह वाह क्या होगी, लिहाजा हम हर दूसरे रोज़ पैगाम देते हैं और हर दूसरे रोज़ हमें धुतकार देते हैं। तलत भाई, अभी मीडिया पे एक ख़बर चली है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी ईसा फैज़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया है। तो क्या हुकूमत जस्टिस काजी ईसा फैज़ के रिमार्क्स जो उन्होंने फैज़ाबाद धरने की वजह से दिए, उनकी वजह से बौखलाहट का शिकार है, या एक और मुशर्रफ वाली गलती दोहराई जा रही है जो वकला मूवमेंट चली थी? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जब आपने सवाल किया उस वक्त से लेकर अब तक तो ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें बदली हैं, लेकिन रेफरेंस का सवाल अब आपका बरकरार है। अब तो रेफरेंस की डेट जो है वो फिक्स भी हो गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान जो हैं, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, वो इसके मेंबर होंगे, वो उसको सुनेंगे। जो मुहरक़ात हैं वो सिर्फ एक उनके फ़ैसले या रिमार्क्स के ऊपर मबनी नहीं है, एक तवील तारीख़ है। कुछ तारीख़ मैंने अपने आर्टिकल में बयान की है जो आप सोमवार को पढ़ेंगे। जो लॉ मिनिस्टर हैं फ़ारूक नसीम साहब, ये MQM के बड़े चहीते और बड़बोले नुमाइंदे हुआ करते थे। 12 मई के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था और उनके साथ काफ़ी अनबन भी होती रही थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो एक मामला है। इसके अलावा दर्जनों और रिपोर्टें हैं जिसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, अब इसको मेरे ख्याल में शख्सियात से अलग करके देखना होगा। ये नहीं है कि काजी फ़ाइज़ ईसा का कोई ख़ास नुक्ता नज़र है, कोई ख़ास उनका नज़रिया है, किसी ख़ास एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो कानून को ख़ास अंदाज से उसकी तशरीह करते हैं और हर मुतवाज़न और ज़ी शऊर जज वैसे ही तशरीह करेगा। तो सिर्फ वो एक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3-4 और जजेस हैं जिनका अगर आप किरदार और उनकी अगर आप ऑब्जर्वेशंस देखें तो उसी के मुताबिक है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये माहौल बन गया है कि जब तक आपके पास वो बंदा ना हो जिसको आप मैनिपुलेट कर पाएँ, आपको बंदा काबिल कबूल नहीं है। ये मुहर्रिकात हैं इसके पीछे। काजी फ़ाइज़ ईसा की जगह कोई और बंदा भी होता और उसके नुक्ता नज़र यही होता जो आइन की तशरीह के हवाले से उनका है, तो उसके साथ भी यही हो रहा होता। तलत साहब, सजाद बात कर रहा हूँ पेशावर से।
मेरे दो सवाल है जी। पहला सवाल तो ये है कि अभी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर पीटीआई की हुकूमत इसके पीछे है या किसी के कहने पे है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? माजी में हमने देखा है कि पीटीआई के तर्जुमान या उनके जो करता धरता थे वो जस्टिस फाइज ईसा की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि उनके ख़िलाफ़ ऑल ऑफ अ सडन ये रेफरेंस फाइल हो गया है? हो सकता है वो तारीफ़ें कर करके थक गए हों और काजी फाइज ईसा के ऊपर असर ना हुआ हो, तो उस थकावट के अंदर उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया हो। वैसे मुझे किसी ने पीटीआई के एक बड़े अंदर के बंदे ने ये बताया है कि इमरान खान साहब को भी रेफरेंस का कोई ख़ास पता नहीं था, तो उनको भी बाद में बताया गया कि रेफरेंस तैयार हो गया। अब चूँकि इमरान खान साहब को इस खौफ में मुब्तला करना बड़ा आसान है कि कोई आके उनको उतार देगा, तो उस खौफ में जल्दी मुब्तला हो गए। लेकिन ज़ाहिर उनकी हुकूमत ने दायर किया, उनको अब ओन करना है। क्यों दायर किया, इसका जवाब मैंने पिछले सवाल के जवाब में मैंने दिया है। उसके अंदर इजाफा मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मैं इस वक्त कर नहीं सकता, लेकिन एक पैनिक स्ट्रिकन रिएक्शन आपको नज़र आता है कि हर वो जगह, हर वो सौराख, हर वो दरख्त जिसके परताव से आपको कोई जिन भूत नमूदार नज़र आता हो, आप उसको काटने के चक्कर में हैं। लेकिन ये बूमरैंग करेगा, क्योंकि काजी फाइज ईसा का जो रिकॉर्ड है इम्पेकेबल है। उस तरह के 4-5 और जजेस भी मौजूद हैं, तो आप कितने लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर करते रहेंगे? लेकिन इस हुकूमत ने चूँकि एक वतीरा अपनाया हुआ है कि ढिठाई के साथ बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके ऊपर उनकी अपनी पार्टी राज़ी नहीं होती, तो इसके ऊपर जमे रहेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, मैं जर्मन से खालिद मसूद बात कर रहा हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा है जो आपने जस्टिस साहब के ऊपर किया है, तो आप जो है आपकी मेहरबानी है, आप जैसे साफ़ी जो है हमें चाहिए जो बेबाक होकर बोल सकें। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जो है थोड़ा ज़्यादा बोल गए हैं उनके ऊपर। बहुत शुक्रिया, मैं आपका इशारा समझता हूँ। ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन सामने आई वो आपने देख ली है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रेजोल्यूशन सामने आई वो आपने देख ली है। जमातों की तरफ से जो रेजोल्यूशन पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो आपने देख ली है। और तमाम कानून को समझने वाले और असूल को मानने वाले लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ये बात की है। लेकिन मैं आपका इशारा समझता हूँ। बुनियादी बात यह है जी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को हमें कोई देवता बनाकर पेश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके असूल पसंदी की वजह से उनके साथ ये हो रहा है तो उसकी निशानदेही करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, और हम सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें।